नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। विधानसभा उपचुनाव की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब अपने हाथों में खुद संभाल ली है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार से संभाल लेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर मोरना इंटर कॉलेज में पहली चुनावी जनसभा करने जा रहे हैं। इसके बाद कुंदरकी और फिर गाजियाबाद में जनसभाएं संबोधित करेंगे। वहीं 9 को करहल, सीसामऊ और खैर 10 नवंबर को मझवा, कटहरी व फूलपुर में मुख्यमंत्री की जनसभाएं प्रस्तावित है। सीसामऊ और मझवा तथा मीरापुर में 30 मंत्रियों को प्रभारी मंत्री के रूप में तैनात किया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे अब जनसभाएं। 8, 9 और 11 नवंबर को जनसभाएं करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और कमान खुद संभाल लिए उन्होंने अपने हाथों में। और बता दें आपको, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे तय हो चुके हैं और शुक्रवार यानी कि 8 नवंबर से इसकी शुरुआत की जा रही है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी शहबाज खान जुड़ चुके हैं। शहबाज, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो उपचुनाव की जो कमान है वो अब कह सकते हैं कि अपने हाथों में संभाल ली है। एक तरफ जहां छठ का पर्व समाप्त हुआ उसके तुरंत बाद से अब आज निकल पड़ेंगे वो जनसभाओं के लिए। क्या लगता है किस किस सीटों पर जाएंगे वो, क्या है पूरा प्रोग्राम? देखिए जेबा, आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि लगातार सीएम योगी चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, राज्यों का दौरा कर रहे हैं और वहां चुनावी रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो सूबे में 8 नवंबर से इनका प्लान था सीएम योगी आदित्यनाथ का रैलियों का और रैली प्रचार प्रसार करने का। तो आज वहां पर आज प्रचार करने की शुरुआत है, चुनावी प्रचार की शुरुआत है। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके से, क्योंकि अगर बात की जाए जेबा तो इस बार जो चुनाव है वो चारों दिशाओं में चुनाव है उत्तर प्रदेश की। चाहे पश्चिम की बात की जाए, पूर्वांचल की बात की जाए, हर एक क्षेत्र में एक सीट पर चुनाव होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चुनावी प्रचार की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले चुनाव प्रचार के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही चुना है और यहाँ की सीट पर वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जी देखिए, 8, 9 और 11 नवंबर को वो जनसभाएं करते नजर आएंगे। सभी 9 सीटों पर वो खुद जाकर कमान संभालेंगे और मीरापुर सीट पर भी जाएंगे। देखिए, अगर मीरापुर सीट की बात करें तो ये ऐसी सीट है जहां पर 1,30,000 करीब मुस्लिम वोटरों की संख्या है। क्या लगता है आपको कि कितना सपोर्ट वहां से इनको मिल सकता है जनसभा करने के बाद? देखिए, मीरापुर सीट कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक बहुल सीट मानी जाती है और वहां पर जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुफीद ही नजर आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और पिछली बार अगर इस चुनाव की बात की जाए तो पिछली बार चुनाव में रालौद को ये सीट मिली थी। रालौद यहाँ से सिटिंग विधायक है और तब उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उसने सीट जीती थी। लेकिन इस बार समीकरण जो है वो काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं देवा। इस बार रालौद जो है वो भाजपा के पाले में चली गई है और जयंत चौधरी जो है वो भाजपा के साथ हैं इस टाइम और उनको सीट जो दी गई है मीरापुर वो वहां से चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार समीकरण काफी बदले हुए नजर आएंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी इन दो पार्टियों के बीच टक्कर होती हुई नजर आएगी। और दोनों ही अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ जो पलड़ा है वो काफी भारी नजर आ रहा है। चाहे वो मीरापुर की बात की जाए या कुंदरकी की बात की जाए या फिर सीसामऊ सीट की बात की जाए तो कानपुर, मुरादाबाद और ये मुजफ्फरनगर, ये जितनी भी सीटें हैं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का इस पे यहाँ पर झुकाव जो है वो काफी नजर आ रहा है। अल्पसंख्यक जो संख्या है वो काफी ज्यादा है, इस वजह से समाजवादी पार्टी जो है इस पर इन सभी सीटों पर थोड़ी सी पीस साबित होती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिस तरीके से वो इस वक्त चुनावी प्रचार प्रसार करते देखे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं किस वक्त वो पूरे चुनाव को मोड़ दें कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने लाइन लाइन पकड़ी हुई है और जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में उनका बटोगे तो कटोगे वाला बयान जो है जब से हिट हुआ है वो अलग अलग राज्यों में इसका असर होता हुआ नजर आया। हमें हरियाणा में असर देखा, उसके बाद हम महाराष्ट्र में असर होते देख रहे हैं, झारखंड में भी
सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां जो है वो काफी रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। रैलियां जो थी पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की कम रखी गई थी, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला किया कि योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता है और उनका जो फॉलोइंग है वो काफी अच्छी खासी तादाद में है, इसलिए उनकी जो रैलियों में इजाफा किया गया और अब योगी आदित्यनाथ जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। जेबा जी बिल्कुल। देखिए, हरियाणा में की बात करें, जिस तरह से आपने देखा होगा कि चुनावी दौर जब चल रहा था, जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ की थी, तो वहां पर जो रिजल्ट्स आए थे वो वाकई में काबिले तारीफ थे और वहां पर जो जनसभा हुई थी उसका रंग दिखाई दिया था। तो क्या लगता है जिस तरह से अब निकल पड़े हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अब उपचुनाव की जो 9 सीटों पर हैं जनसभाएं करने के लिए, क्या एक बार फिर से भाजपा का जादू चलता हुआ दिखेगा? देखिए जेबा, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा कहीं ना कहीं भाजपा के पाले से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। हर एक राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि तीसरी बार सरकार हरियाणा में भाजपा ने बनाई है। ऐसे में इस तरीके से जीत दिलाना, क्योंकि अगर जो सर्वे आया था उसमें भी खासा पिछड़ी हुई नजर आ रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जब रिजल्ट सबके सामने आए तो ये चौंकाने वाले रिजल्ट रहे। और अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ के स्ट्राइक रेट की, तो सीएम योगी का स्ट्राइक रेट लगभग 65 से ऊपर का रहा हरियाणा में। मतलब जिन जिन क्षेत्रों में हरियाणा के सीएम योगी आदित्यनाथ गए वहां लगभग 65% सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने बढ़त बनाते हुए नजर आए। और उसके साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भी 90% जो उनका स्ट्राइक रेट रहा, यानी कि 90% सीटों पे जहां योगी आदित्यनाथ गए वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती भी नजर आई। अब बारी है उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है, यहाँ से दिल्ली की सियासत जो है वो तय होती है। और अगर बीते लोकसभा चुनाव की बात करें जेबा, तो बीते लोकसभा चुनाव में जो पार्टी 80 सीटों का जीतने का दम रखती थी, जो वादे कर रही थी, वो 33 सीटों पर सिमट गई। अब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी खासकर योगी आदित्यनाथ पर उत्तर प्रदेश में खुद को साबित करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अन्य राज्यों में तो खुद को साबित कर दिया, लेकिन अब बारी उस प्रदेश की है जहां से सियासत जो है वो दिल्ली के तख्त की होती है। यानी कि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश के गलियारों से, सियासी गलियारों से होकर गुजरता है। अब इस पाले से कौन यहां से सफल होगा ये देखने वाली बात होगी। ये बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, बहुत खुली लड़ाई है समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी की। और 27 से पहले का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस 9 सीटों में जिसने बढ़त बना ली जेबा, लगभग 2027 का ये तय हो जाएगा कि कौन जो है 27 का किंग होगा। जी बिल्कुल। शहबाज खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर सभी अपडेट्स के लिए। उपचुनाव में विपक्ष के बड़े नेताओं की होगी रैली। भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के बड़े नेता दिखेंगे अब एक मंच पर। अखिलेश यादव के साथ प्रियंका या राहुल गांधी की रैली होगी। अरविंद केजरीवाल और अन्य दलों के बड़े नेता भी होंगे शामिल। इंडिया गठबंधन अगले हफ्ते से जुटेगा प्रचार प्रसार में। प्रदेश में 2 से 3 संयुक्त रैलियां कराने की हो रही है तैयारी। रैलियों के जरिए एकजुटता का संदेश देने की बनी जो रणनीति है वो अब देखने को मिलेगी। बता दें, भाजपा को हराने के लिए विपक्ष एक साथ अब जुट चुका है। अब देखना ये होगा कि इन रैलियों के जरिए क्या कुछ समाधान निकल सकते हैं आगे। सपा नेता इरफान सोलंकी की अपील पर हाईकोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, जिसके बाद शाम तक मामले में हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। बताया जा रहा है कि 7 साल की सजा के खिलाफ इरफान ने अपील दाखिल की है, जिसके बाद से लगातार 2 दिनों से मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। बता दें आपको कि इरफान सोलंकी को लेकर आज सुनवाई होनी है और शाम तक इसका फैसला आ जाएगा। 10:30 बजे महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, जिसके बाद शाम तक मामले में हाईकोर्ट अपना फैसला भी सुना सकता है। बताया यह जा रहा है कि 7 साल की सजा के खिलाफ इरफान ने अपील दाखिल की, जिसके बाद से लगातार 2 दिनों से मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इरफान सोलंकी अपने बयानों को लेकर जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तब भी मीडिया के सामने उन्होंने अपने बयान रखे थे जो कि काफी वायरल भी हुए थे, और उनको ही लेके एक बार फिर से
आज चर्चा है सपा नेता इरफान सोलंकी की अपील पर हाईकोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, जिसके बाद शाम तक मामले में हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। बताया यह जा रहा है कि 7 साल की सजा के खिलाफ इरफान ने अपील दाखिल की है, जिसके बाद से लगातार 2 दिनों से मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। बता दें आपको कि इरफान सोलंकी की अपील पर आज एक सुनवाई होगी। बड़ा फैसला हाईकोर्ट से कुछ आ सकता है और 10:30 बजे के करीब ये सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी। 2 दिनों से हाईकोर्ट में इसको लेकर के बहस एक तरह से चल रही है। सपा नेता इरफान सोलंकी की अपील पर हाईकोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है। अलग अलग जिलों में रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक यूपी के मौसम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा सकेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रह सकता है। बताया यह जा रहा है कि सुबह की शुरुआत यूपी के कई जिलों में कोहरे के साथ हुई। नोएडा में सुबह कोहरे की हल्की चादर सी दिखाई दी है। दरअसल पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुरुवार को मौसम शुष्क रहेगा। सुबह सुबह धुंध और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्का कोहरा भी छाया रहेगा। नवंबर की शुरुआत से ही प्रदेश में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ में सुबह धुंध छाई दिखाई दी। सर्दी के साथ ही धुंध की एंट्री हो गई है। प्रदेश में हल्का कोहरा भी अब छाया रहता है और वही दूसरी ओर खतरनाक स्तर पर पहुंचा है AQI। लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है और हल्की सर्दी की शुरुआत होते हुए भी हो गई है और खतरनाक स्तर पर वायु प्रदूषण पहुंचा है। मौसम विभाग ने एक तरह से अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि सर्दी के साथ ही हल्की धुंध की एंट्री हो गई है। लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है। अलग अलग जिलों में रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक यूपी के मौसम में कोई खास बदलाव नहीं देखे जा सकेंगे। सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रह सकता है। बताया जा रहा है कि सुबह की शुरुआत यूपी के कई जिलों में कोहरे के साथ हुई। नोएडा में सुबह कोहरे की हल्की चादर सी दिखाई दी। दरअसल पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुरुवार को मौसम शुष्क रहेगा। सुबह सुबह धुंध और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्का कोहरा भी छाया रहेगा। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद उवैस हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। उवैस, देखिए लगातार जिस तरह से एक तरफ हल्की सर्दी की वजह से मौसम थोड़ा सुहावना हो गया, लेकिन वही दूसरी ओर AQI का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन का खतरा बढ़ रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या अभी तक की क्या अपडेट्स है? लगातार जिस तरीके से जो है दीपावली के बाद जो है स्मॉग जो है बढ़ गया है और जो एक हाई लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें सुबह के होते हुए एक धुंध सी नजर आती है। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो धुंध छटती है। अगर लेवल की हम बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा ये चीज़ नज़र आई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लेवल है वो बढ़ गया है। इसमें 287, 300 के ऊपर और एक कहीं पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लेवल है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से ये वायु दूषित हो गई है, वायु प्रदूषण है, धुंध है, तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो है सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो सकती है और जो मनुष्य वैसे आपकी आवाज रुक रही है जी, संपर्क टूटता हुआ। बता दें मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक यूपी के मौसम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा सकेगा। और एक बार फिर से संवाददाता उवैस इसी खबर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उवैस, देखिए सुबह की शुरुआत यूपी के कई जिलों में बड़े कोहरे के साथ अब हो रही है, लेकिन उसी तरह से ठीक जो
कह सकते हैं कि जो बीमारियों का खतरा है, क्योंकि खतरनाक स्तर पर वायु प्रदूषण पहुंच गया, क्या कहेंगे इस पर? ये देखिए बिल्कुल जिस तरीके से वायु प्रदूषण है उसकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ती चली जा रही है। और अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की, जो हवा है वो दूषित होती चली जा रही है। और धुंध जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। सुबह होते होते धुंध होती है, उसके बाद धुंध छट जाती है। अगर हम बीमारियों की बात करें तो लगातार बीमारियां जो हैं वो जो है इसको लेकर सांस लेने की कुछ प्रॉब्लम है, वो लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। सांस लेने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो तमाम अस्पताल हैं, जो तमाम जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं वो लगातार इसके मरीज को देख रहे हैं। और लगातार मरीज सांस लेने की प्रॉब्लम वो लगातार आ रहे हैं। तो धुंध जो है, जो वायु है वो लगातार दूषित होती जा रही है। और वायु को जो है वायु की दूषित होने की वजह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अगर हम बात करें तो इसके उपाय की, तो उपाय से बचने के लिए इससे मास्क का प्रयोग करना चाहिए। और बाहर की जो दूषित हवा है वो घर में नहीं आने देना चाहिए। और जो पानी है वाटर प्यूरिफाइड पीना चाहिए। तो तमाम ये जो उपाय हैं इससे बचने के लिए अगर बाहर जाए तो मास्क लगाएं। तो क्योंकि जिस तरीके से वायु दूषित हो गई है तो उससे बचने के लिए तमाम जो अहम कदम है वो उठाना बहुत जरूरी है। अगर ये बचने के लिए तमाम अहम कदम नहीं उठाए तो तमाम जो सांस लेने की बीमारी है और जो तमाम और भी बीमारियां जी उससे ग्रसित होने का सामना जी करना उवैस, पड़ बहुत सकता है। जी उवैस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।